प्रोग्राम के आगाज़ में साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। फैसल वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर फैसल वाडा साहब, जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई आप बहुत तवील अरसे से हमारे इन प्रोग्राम्स में बाज़ औक़ात नाम लेते थे और बाज़ औक़ात नाम लिए बगैर आप ऐसे इस्तारे इस्तेमाल करते थे जिससे शायद बहुत सारे लोगों को समझ आती होगी, बहुत सौ को नहीं आती होगी। आज कार्रवाई गिरफ्तारी हो गई और कोर्ट मार्शल का आगाज़ हो गया, आप क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। अनफॉर्चुनेटली मैं मुल्क के अंदर नहीं हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। मैं खास कहता था खास की बारी आएगी, जो खास नहीं रहा। तो खास जनरल फैज हमीद थे और छोटे मोटे खास समेत अभी बहुत सारी चीजें की बारी आनी है। इन्होंने बगावत मुल्क का साजिश की है और ये अकेले नहीं है। इसमें पानी पीटीआई और कुछ मुल्क के बाप बने में जो बौने हैं, ये पाकिस्तान का ऐसा बुत ताकतवर गिराया गया है। इसका सारा क्रेडिट आप आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दें कि उन्होंने अपनी ईमानदारी से बता दिया कि पाकिस्तान पहले है, हमारा इदारा पाकिस्तान है तो इदारे हैं। और उन्होंने जो एक प्रेसिडेंट सेट किया जो 75 साल में नहीं हुआ। और DGISI हिमसेल्फ बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, लेकिन DGISI एज फैज हमीद तो 5 टाइम मोर पावरफुल हो जाती है क्योंकि उनको खुली छूट थी। तो अब आपको मैं आगे दावा करना जा रहा हूँ कि PTI को लेटी हुई सियासी तौर पर यकीन, उसकी कमर टूटी हुई नजर आएगी और गोले गंडे की तरह शहद और शक्कर अलग अलग रंग से ठंडे मिजाज से बात होगी। 9 मई एड्रेस होने जा रहा है। आपने 9 मई एड्रेस होने जा रहा है। कैसे 9 मई में जनरल फैज का क्या ताल्लुक है? 9 मई में आपको फैज का ताल्लुक मिलेगा, इमरान खान साहब का ताल्लुक मिलेगा, आपको अरशद शरीफ का कत्ल खुलते हुए नजर आ रहा है, शहीद का, हमारे दोस्त 9 का। मई में आप कह रहे हैं जनरल फैज का ताल्लुक मिलेगा, ये बड़ा सीरियस इल्जाम आप आयद कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको अपना तज्जिया दे रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी अभी तक तो 95% 98% तज्जिया सही निकले। उस वक्त आपको तो याद रहा, आपने सीरियस लिया था, बाकी तो हंसते थे कि नहीं होगा कभी। लेकिन ये हुआ अल्लाह की मेहरबानी से और होना चाहिए। और इनको कोर्ट मार्शल तो क्या, ऐसे लोगों को कोड़े भी मारने चाहिए। तो अभी तो ये तमाशा शुरू हुआ है। मैंने आपको कहा था आपने कि एक और जुमला अगस्त और इस्तेमाल किया, सितंबर। आपने कहा कि ये इन्होंने बगावत की कोशिश की। तो बगावत का मतलब यह है कि इन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ किसी को उकसाने की कोशिश की? नहीं, बगावत पाकिस्तान के खिलाफ, बगावत पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट की, पाकिस्तान की सियासत को नुकसान किया, इदारों को नुकसान पाकिस्तान के दिया, खिलाफ क्या जो भी बगावत काम की? की। पाकिस्तान के खिलाफ ये बगावत कम है कि एक अचानक से धरने शुरू हो जाते हैं, अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, पाकिस्तान में पोलराइज हो जाते हैं, आर्मी के पेशावर में ये पोस्टेड होते हैं और वहाँ PTI के लोग धरना देने का आगाज तो पेशावर से शुरू हुआ जब ये DGI से ऐसे हट के वहाँ पेशावर गए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये अकेले फैज हमीद साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और इसमें कौन? अभी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपने कहा कुछ छोटे मोटे और खास भी हैं, आपने कहा वो क्या फौज के और लोग पकड़े जाएंगे? रेलिवेंट है ना। देखिए, छोटे मोटे तो हमारे और आपके लिए इररेलेवेंट हैं और टॉप सिटी का केस भी इररेलेवेंट है। मेन केस है 9 में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के खिलाफ काम करना। 9 मई में आपके ख्याल में इनके साथ कोई और रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं? रिटायर्ड तो मैं नहीं कह सकता, मतलब नेचुरली बहुत सारे लोग एक दूसरे का कंधा उठा के ऊपर नीचे हुए हैं अपनी जिंदगी में अंदर। आप बुझमान है अपनी जगहों के ऊपर आज भी और पाकिस्तान के बाप बने हुए, जबकि उनके अपने बड़े सीरियस एलिगेशन हैं, कत्ल में भी हैं इन्वॉल्व, डिग्रियों में भी जाली में इन्वॉल्व है, वो फाइनेंशियल करप्शन में भी इन्वॉल्व है। तो उन सब बोनों की बारी आनी है। मैंने आप ही के शो पे कहा था, आप भी हंस रहे थे कि नेशनल असेंबली मैंने कहा था खड़ी होगी, सेनेट खड़ी होगी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिजर्व सीट्स पे खड़े होंगे। आपने कहा पॉसिबल नहीं है, आपको याद होगा आपसे कोई मेहमान थे, मैंने कहा सर आप देखेंगे, वो हुआ। और इसी तरह 95% बातें जो मैंने की वो अल्लाह की मेहरबानी से हुई। तो ये भी आप देखेंगे। जनरल फैज के साथ कोई और लोगों की गिरफ्तारी का इम्कान है? देखिए, इम्कानात तो कभी आपने सोचा था कि इतना बड़ा बुर्ज गिरेगा? गिरा ना। हमारा तो ईमान तकिया इस बात पे था कि चीफ की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए मैं तो अल्लाह के बाद बहुत कॉन्फिडेंट था। आपको याद होगा, मैं तो कई महीनों सालों से कह रहा था ये होगा होगा, सब कहते नहीं हुआ, कहाँ हुआ, रुक गया। तो टॉप सिटी तो एक ब्लैक एंड व्हाइट केस है और वो मामूली सा केस है, लेकिन केसेस तो बड़े केसेस है। बड़े केसेस के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, जमहूरियत को, सियासत को, इदारे को, कत्ल गारत है उसके अंदर, तमस्कर है शहीदों का, अमारतों के ऊपर है, इनसाइड इंफॉर्मेशन है, अरशद शरीफ को दुबई से दिखलाने वाले आदमी जो जिन भूत था उसका काम है। बहुत सारी चीजें अभी होनी है नदीम अली साहब। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव टाइम आ गया है। पाकिस्तान की अल्लाह मैंने सुन ली है, ये छटने जा रहा है। मैंने आपके शो पे कहा था मुल्क से बात जाते हुए कि अगस्त और सितंबर सर्दियों का मौसम है, सियासत गर्म होगी। आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम का हिस्सा है वो रिकॉर्डेड। और जो एग्जैक्टली मैंने कहा था अल्लाह की मेहरबानी से वो वैसा ही हो रहा है और आगे भी आप बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। और
और मजीद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए देखने जा रहे हैं। एक कमेंट और कर दीजिए। आज शेख रशीद साहब का एक तबसरा है, उन्होंने कहा कि केयर टेकर्स की ढूंढने का काम शुरू हो गया और ये अगस्त के बाद सितंबर 20 तक हुकूमत चलता बनेगी। क्या आपको भी लगता है कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया? देखिए शेख रशीद साहब तो वो उनका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे और बहुत कुछ नजर आ रहा है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तड़प रहा हूँ, मैं जैसी मुल्क पहुंचू तो आपके शो पे आके बता दूँ और बताऊंगा इंशाल्लाह। फैसल वाडा साहब बहुत शुक्रिया। आज की सबसे अहम खबर, जनरल फैज़ हमीद को फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया या कह लीजिए गिरफ़्तार कर लिया और आर्मी एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। दो बड़े इल्ज़ामात उनके सामने आए हैं। एक टॉप सिटी, जिसका पिटिशनर जो था कुंवर मोइज़, सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ गए थे और दरख्वास्त दी कि उनको 2017 में, ये 17 मई 2017 में और 12 मई 2017 दो वाक़यात उन्होंने शिकायत किए थे कि उनको घर में रेड किया गया गैर कानूनी तरीके से, उनको, उनके ससुर को और अहल खाना को हरासा किया गया, उनको गैर कानूनी तरीके से एबडक्ट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और ज़मीन की उनकी जो मलकियत के कागजात थे वो ज़बरदस्ती उनसे साइन करवा कर किसी नजफ़ नामी शख्स या एक ख़ातून का नाम आता है उसके नाम ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की गई। जब वो काम पूरा उनके मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा तो फिर उनके ऊपर बारूद का या गैर कानूनी धमाका खेज़ मवाद का इल्ज़ाम लगाकर उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवा दिया और CTD की तहवील में दे दिया। ये मामला चलते रहे, फिर किसी ज़माने में जाकर उनकी हाई कोर्ट से ज़मानत हुई और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफ़ा को हदायत की कि इसकी तहकीकात करके अगर इल्ज़ाम साबित हो तो संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करिए। लेकिन मेरे नज़दीक, मेरी ज़ाती राय में, ये एक छोटा चार्ज है जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फ्रेम किया गया। जो उससे बड़ा चार्ज है, जो संगीन नौयत का है, वो उसके नताइज सामने आ सकते हैं, ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बल्कि उनके हो सकता है कि बहुत सारे हम ख्याल ऐसे सामने आए आइंदा आने वाले दिनों में। अभी पूरी तफसीलात हमारे पास है नहीं। फ़ौज का एक तरीक़ाकार है कि वो बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं करते ऐसी इन्फॉर्मेशन, जहाँ इंटरनली उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती हैं तो आम तौर पर वो टाइप क्लिप रहते हैं और इन्फॉर्मेशन कम से कम उसका फ़्लो जो है वो आवाम तक जाता है। वो दूसरा हिस्सा क्या कहता है? दूसरा हिस्सा ये कहता है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बाद रिटायरमेंट के बाद एक से ज़्यादा मुतअद्दद मल्टीपल खिलाफ वर्जियाँ जो है आर्मी एक्ट की वो इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। इस्टेब्लिश्ड, हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है, बल्कि ये कहा गया कि उनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं साबित हो चुकी हैं। उन कार्रवाइयों की नौयत की वजाहत नहीं की गई। अब कार्रवाइयों की नौयत के ऊपर हम क्या सराई कर सकते हैं, क्योंकि नून लीग और PTI और दूसरी सियासी जमातों, इवन पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो चीदा रहनुमा हैं, उनसे जब आप बैकग्राउंड में इंटरेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि 9 मई कैसे हुआ, तो मैं तो आर्मी के लोगों से भी ये सवाल पूछता हूँ कि 9 मई कैसे हुआ, क्योंकि आमतौर पर आर्मी का एक इंटरनल बहुत अच्छा इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, तो उनको पता हो कि 9 मई जैसे वाक़यात पहले 2-3 हुए हैं। 9 मई जितने स्केल तो नहीं था उनका, लेकिन छोटे छोटे उनके ट्रेलर कह लें कि पहले हुए थे। वो ट्रेलर क्या थे कि पेशावर कैंटोनमेंट पे आग जलाओ गिराओ, यहाँ GHQ के बाहर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बहुत ही बदबूदार किस्म की नारेबाजी की गई और इस तरह के बेशुमार कैंटोनमेंट्स के बाहर वाक़यात हुए। और ये वाक़यात कब हुए? 10 अप्रैल 2022 जब इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आई। इसके अलावा जिस दिन पेशावर से ये मार्च लेकर इस्लामाबाद आए 25 मई, उस दिन ये वाक़यात हुए। फिर इमरान खान वज़ीराबाद 3 नवंबर 2022 का अटैक, उस दिन ये वाक़यात हुए। तो वो 9 मई के पहले उन्हें एंटिसिपेट करना चाहिए था, उनके पास इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। और इसके अलावा ये वाक़यात 200 इंस्टॉलेशन हिट हुई थी, तो इसमें इंटरनल लोगों की इन्वॉल्वमेंट का क्या स्केल है? ये मेरा एक सवाल होता है कि मैं जानना चाहता हूँ। फ़ौज का जवाब ये होता है कि हमने 10, 12, 15 जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की वो कहते हैं हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन जब आप सियासतदानों से पूछते हैं, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ पब्लिकली कुछ भी बयान देने से गुरेज करते हैं। लेकिन वहाँ एक क्या सराई सामने आती थी कि कुछ ऐसे इमरान खान के स्कूल ऑफ थॉट के या उनके हम ख्याल या PTI के सिंपथाइज़र्स मौजूद थे, जो हो सकता है कि उनकी आज भी मदद कर रहे हो। मैं पूछता था जेल में कैसे मदद कर रहे हैं? जेल में तो वो बंद है, डयाला में तो किसी की इजाज़त के बगैर बंदा नहीं जा सकता। उनका ख्याल ये था कि अभी भी वहाँ से इमरान खान के साथ कुछ लोग इंटरेक्ट करते हैं। अब ये बादज़ रिटायरमेंट जो खिलाफ वर्जी है, इसका स्केल बड़ा अजीबोगरीब है। मैं इसके ऊपर टोटली अपने असेसमेंट, आपको अपना एनालिसिस दे सकता हूँ। इसको ये फ़ौज की खबर ना कहिएगा, ये एनालिसिस है मेरा। 2 हिस्से हैं इसके। 9 मई क्यों किया गया था? 9 मई इसलिए किया गया था कि एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो, फ़ौज के इंटरनली सिचुएशन डेवलप हो। आर्मी चीफ जो है वो इतनी ज़्यादा 200 जगहों पे आर्मी इंस्टॉलेशंस अगर अटैक होती हैं, फ़ौज आगे से रिटेलिएट करेगी, गोली चलाएगी, बंदे मारे जाएंगे। जैसे बांग्लादेश में 300 नौजवान मारे गए,
तो आर्मी चीफ अपने अहदे पे बरकरार नहीं रह सकेगा। ये आप इस तरह के ऑपरेशन के अंदर 2-3 चीज़ें जो ख्याल होते हैं, तो एक ख्याल ये होता है कि उसके बाद आर्मी चीफ अपने अहदे पे बरकरार नहीं रह सकेगा, या वो एम्बेरस होगा, स्टेप डाउन कर देगा, या कोर कमांडर अंदर से उसके ऊपर गुस्सा करेंगे कि ये क्या सूरत हाल पैदा हो। वो उस दिन उन्होंने जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया, फ़ौज ने जो अभी गोली नहीं चलाई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, वो मामलात बच गए। लेकिन दूसरा सवाल अभी भी कायम है कि फ़ौज के अंदर से किन लोगों का क्या रोल था। 9 मई जिस दिन फ़ौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया गया और जिस दिन पीटीआई के लोग पकड़े गए, उसके पीछे किसका क्या रोल था, और क्या इसके पीछे ऐसे रिटायर्ड लोगों का रोल था जो इमरान के लिए सियासी चालें या हिकमत अमली क्या होनी चाहिए उसमें उसको एडवाइस कर रहे हो। क्यों जाना चाहिए जीएचक्यू में, या क्यों जाना चाहिए लाहौर कोर कमांडर के घर में, या क्यों जाना चाहिए पेशावर कैंटोनमेंट में, या किला चकदिरा या बाला हज़ार में, क्यों जाके इन जगहों पे जाना चाहिए, या वो जो MM आलम एयर बेस थी उसको ऊपर जाके, या ISI के ऑफिस के ऊपर जाके क्यों अटैक करना चाहिए। कुछ देयर शुड बी ए लॉजिक ना, उसके पीछे कोई प्लान या कोई मनसूबाबंदी होनी चाहिए। मैं किसी का सिंपथाइज़र तो हो सकता हूँ, लेकिन ये मैं कैसे सोचूंगा कि मुझे जाके GHQ के बाहर ये काम करना है या कोर कमांडर हाउस के अंदर ही करना है। ये वो सवाल था जिसका मुझे आज तक क्लैरिटी से जवाब नहीं मिला। तो ये जो दूसरा हिस्सा है बादज रिटायरमेंट खिलाफ वर्जियों वाला, ये मेरा ख्याल है और मेरा क्यास और एनालिसिस यही है कि ये उस तरफ की इंडिकेशन है। आर्मी एक्ट के तहत आप 2 साल की एक पाबंदी होती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर, फ़ौज के सारे जो लोग हैं रिटायरमेंट के बाद उनके ऊपर भी 2 साल का इतलाक होगा। उसके बाद एज ए फ्री सिटीजन अगर वो किसी के साथ भी सियासी कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये वो वाला हिस्सा है जिसके ऊपर मुझे अभी भी इंतज़ार है कि शायद इसके ऊपर ज़्यादा वजाहत के साथ अगर फ़ौज बात करे तो लोगों को समझने में आसानी होगी। उनकी जो गिरफ़्तारी है या उनके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है या उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई का अमल होगा, उसके ऊपर भी लोगों के लिए इस चीज़ को समझने के लिए और उसको ज़्यादा काबिल कबूल बनाने के लिए भी एक बहुत ज़रूरी अमल ये होगा कि इसमें शफाफियत लाई जाए, और इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना फ़ौज का कद काठ अच्छा होगा और फ़ौज के हर किए हुए काम के ऊपर लोगों का ट्रस्ट होगा, एतमाद होगा। इस कार्रवाई के अंदर भी फ़ौज का एतमाद, लोगों का एतमाद शामिल हो जाएगा जब पूरी तफसीलात उनके सामने रखेंगे कि क्यों पकड़ा हमने, क्या चीज़ें इस्टेब्लिश हुई विद फैक्ट्स, सिर्फ मेरे कहे के ऊपर नहीं बल्कि वो चीज़ें जो दस्तावेजी सबूत के साथ किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इस्टेब्लिश की जाए, वो चीज़ें सारी सामने रखी जाए और फिर उस कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाकर लोगों को जब हम आगाह करेंगे तो लोग मानेंगे। और ये सिर्फ एक जनरल फैज़ हमीद का केस नहीं होगा बल्कि हर उस शख्स का केस होगा जो आर्मी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए खिलाफ वर्जी करता है। अब फ़ौज के अंदर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक बिगर पिक्चर में एक बात करूँ कि फ़ौज 7-8 लाख अगर फ़ौज है तो उसमें आम तौर पर 2-4-6 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम होता है। 8 लाख लोगों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं होता, 8000 के ऊपर, 800 के ऊपर भी नहीं होता। 5-4-6 लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर लोग शक वाली नज़र से देखते हैं कि ये, मैं सुबह भी बोला दोबारा दोहराऊंगा कि ईरानियन बॉर्डर के ऊपर अगर बड़ी ऑयल स्मगलिंग होती है तो लोग पूछेंगे कि ऑयल स्मगलिंग क्यों हो रही। या अगर 2018 के इंतखाबात के ऊपर नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले कहते थे RO's इलेक्शन है, तो ये बंदे मैनेज किए गए थे, इनको डिलीवर किया गया था बनी गाला में, जहाज़ों में भर के लाए गए थे जहांगीर तरीन के, तो वो कौन था जो मैनेज कर रहा था इलेक्शन प्रोसेस को। फिर इसी तरीके से 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को, उसके ऊपर इमरान खान का इल्ज़ाम है कि फॉर्म 45 या 47 बदले गए। तो ये 1 या 2 इंडिविजुअल्स के मतलब सवाल आता है, पूरी फ़ौज के मतलब नहीं आता। वो दे टेक ए डिसीजन और उसका नीचे तक इम्पैक्ट आता है। उसको जब खंगाल के आप पूरी तफसील के साथ लोगों को बताएंगे तो फिर ये बात उनको समझना आसान हो जाएगा। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी मिसाल देता हूँ कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे की जाती है। आम तौर पर PTI का फ़ौज से कितनी कुर्बत थी इसका इजहार वो खुद करते थे, सेम पेज, वो कहते थे हमारा और फ़ौज का सेम पेज है। जनरल बाजवा जब तक उनसे आखिरी 2-3-6 महीनों में उनकी लड़ाई नहीं होगी तब तक वो कहते थे ये बहुत जमहूरियत पसंद है, बहुत वज़ादार हैं, बहुत ही अच्छे शख्स है, नहीं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले तो इस काबिल नहीं है कि उनसे बात की जाए। जनरल बाजवा ही हैं जो सारा कुछ लेके चल रहे हैं। इतने अच्छे लफ्ज़ों में इमरान खान उनका तज़किरा करते थे और जनरल बाजवा भी उतने ही अच्छे लफ्ज़ों में, हम जब उनसे मिलते थे उतने ही अच्छे लफ्ज़ों में इमरान का तज़किरा करते थे। जब बिगाड़ पैदा हुआ तो सूरत हाल ख़राब हुई। लेकिन करते क्या थे, ISI बंदे कैसे मैनेज करती थी। ISI बजट के पास होने के वक्त जब PTI के जो खफा लोग थे बजट के लिए वोट करने पे तैयार नहीं होते तो ISI का एक कर्नल या एक ब्रिगेडियर उसकी ड्यूटी लगती थी, वो बंदे मैनेज करता था। सेनेट इंतखाबात में जब यूसुफ रज़ा गिलानी इंतखाबात जीत गए और हफीज़ शेख इंतखाब हार गए, ये इमरान के लिए एक बड़ा झटका था। इमरान ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा मैं कौमी असम्बली के अंदर ताकि इस्टेब्लिश हो कि प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस अभी भी कमांड करता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फ़ैसला कर लिया लेकिन इनके बंदे वोट डालने आ नहीं थे। तो ISI से लाहौर बैठे चिड़ियाघर से एक अफसर ने इनके
तकरीबन 22 MNA थे जो PTI से नाराज़ थे, और उसमें से 17 या 18 ऐसे थे जो PMLN से टिकट्स आइंदा का हासिल करने के लिए PMLN के साथ अपनी हमदर्दियाँ वाज़े कर चुके थे, और यहाँ से नवाज़ शरीफ को लंदन फ़ोन करके मादी की गलतियों की माफ़ी तलाफ़ी भी कर चुके थे, और कुछ 5-6 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का रुझान रखते थे। तो टोटल 22 से 24 MNAs थे जो इनको वोट डालने के लिए तैयार नहीं थे। तो चिड़ियाघर लाहौर से बैठे हुए एक अफसर ने, मैं उनका नाम जानता हूँ क्योंकि जब MNAs को कॉल आ रही थी तो उन दिनों हम सारा दिन इनके कवरेजेस में इनके पीछे घूम रहे होते थे, तो वहाँ से इनको कॉल करके तो मैनेज किया जाता था और इनके बंदे डिलीवर किए जाते थे। और बकौल जनरल बाजवा के, ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि फिर हमने, शायद उन्होंने किसी प्रेस टॉक के अंदर कैमरे के ऊपर भी ये बयान दिया कि फिर हमने इमरान खान से, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये आखिरी दफ़ा है कि ISI ये खिदमत या फ़ौज आपके लिए खिदमत सर अंजाम दे रही है, आइंदा से फ़ौज या आपके लिए खिदमत सर अंजाम नहीं देगी, तो आइंदा आपको खुद से संभालना है। तो उसके बाद ज़्यादा अर्सा वो संभाल नहीं पाए, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और हुकूमत उनकी चलती बनी।